हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरी ऑनलाइन क्लास में। मैं प्रहलाद सिंह और आज की हमारी जो क्लास है वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको राजस्थान के उद्योग से संबंधित जानकारी दे रहा था मैं आपके लिए, और इस क्लास में हमारी आज तीसरी क्लास है। और इस तीसरी क्लास में मैं आपको जो राजस्थान के अंतर्गत औद्योगिक विकास के लिए जो सरकारी उपक्रम हैं उनके बारे में चर्चा कर रहा था, और उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। राइट। तो पिछली क्लास में मैंने आपको केंद्र सरकार के उपक्रमों के बारे में बताया था, और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि MSME क्या है, ठीक है ना, और उसकी नई परिभाषा क्या है और किस आधार पर उनको क्लासिफिकेशन किया गया है, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। राइट। और केंद्र सरकार के उपक्रमों में मैंने सारे उपक्रमों के बारे में आपको एनालिसिस किया, उनके बारे में समझाया। आज हम राज्य सरकार के उपक्रमों के बारे में पढ़ेंगे, फिर औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ेंगे, निवेश नीति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है राज्य सरकार के उपक्रम। और राज्य सरकार के उपक्रमों की अगर हम चर्चा करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप इस बात को समझेंगे कि इसमें दो ही बातों को ध्यान में रखना है। उपक्रम का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का, उसका स्थापना कब की गई और कहाँ। मोस्टली जयपुर ही है। डेट आपको याद रखनी है कि कब इसका गठन किया गया। ओके। आइए, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस में बात करते हैं तो इसका पहला ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगा वो कौन सा है? राजस्थान वित्त निगम। राजस्थान वित्त निगम जो है, पॉइंट बता देंगे, 1955 में इसको स्टैब्लिश किया गया। कहाँ? जयपुर। इज दैट क्लियर? सेकंड नोट करेंगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान भंडारण निगम। राजस्थान भंडारण निगम। और राजस्थान भंडारण निगम की बात करते हैं तो 1957 में स्टैब्लिश किया गया। कहाँ? जयपुर। वर्तमान में इसके अंतर्गत कुल भंडार केंद्रों की संख्या कितनी है वो बता देंगे। नाइन्टी थ्री। और तीसरा अगर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, और वो कौन सा है? राजस्थान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। पथ परिवहन निगम 1964 जयपुर। क्यों भाई, इसके बारे में तो आप जानते हैं। RSRDC, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। और ये घाटे की चलती है, पता नहीं घाटा कैसे हो जाता है, ये तो नहीं पता हमें। बाकी मुझे कभी भी मौका मिला है इसमें यात्रा करने का, तो मुझे तो बैठने की जगह बड़ी मुश्किल से मिली है, लेकिन इसमें फिर भी घाटे में चलती है ना, तो वो एक अलग बात है। बट राज्य सरकार का महत्वपूर्ण उपक्रम है राजस्थान राजपथ परिवहन निगम 1964 जयपुर। अगर हम अगला देखते हैं तो वो कौन सा है, नोट करते चलेंगे मेरे साथ साथ। राजस्थान आवासन मंडल। राजस्थान आवासन मंडल 1970 जयपुर। जयपुर नोट कीजिए, आगे की चीज मैं आगे समझाता हूं। नेक्स्ट, अगला महत्वपूर्ण देखेंगे तो राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड।
राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड 1974 जयपुर। इसके बारे में एक दो बातें और समझ लीजिए आप। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, इसे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत यातायात व्यवस्था जो है उसमें भी स्टडी करते हैं। इसका काम क्या है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड का पहला काम क्या है, राज्य के अंदर कृषि मंडियों की क्या करना, स्थापना करना। साथ ही साथ कृषि मंडी जहां पर स्थापित की गई है और जो मुख्य सड़क मार्ग है इसके बीच का जो रास्ता है उसका निर्माण करने का कार्य भी किसका है बताओ, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड का है। क्योंकि ये सड़क निर्माण का भी काम करता है इसलिए हम इसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी एनालिसिस करते हैं, वहां मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए। ओके, आइए तो इसके कार्यों में एक दो कार्य बता दीजिए इसका। पहला आप बता देंगे, राज्य में कृषि मंडियों की स्थापना करना। साथ ही साथ दूसरा काम क्या हो जाएगा इसका, वो भी आप बता देंगे। कृषि मंडी एवं मुख्य सड़क मार्ग के बीच सड़क निर्माण कार्य। सड़क निर्माण कार्य भी किया जाता है। क्लियर है? तो ये राजस्थान कृषि विपणन, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका क्या है, मुख्य सड़क मार्ग है। और आप जानते हैं ज्यादातर जो कृषि मंडियां स्थापित की जाती हैं वो मुख्य सड़क मार्ग पर हो सकती हैं बट थोड़ा दूरी पर होती हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है, बोलिए कृषि मंडी है। अब मान लीजिए किसान है, किसान अपना जो जो भी उपज है उसे लेकर के आएगा तो मुख्य सड़क मार्ग से यहां तक तो आ जाएगा। अब इस मुख्य सड़क मार्ग से कृषि मंडी तक का सफर है ये भी तो उसे तय करना है। ये क्या हो गई, मंडी हो गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब होता यह है कि ये रास्ता भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये रास्ता अच्छा नहीं है तो यहां तक की व्यवस्था क्या हो जाएगी, अव्यवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो हमारा राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड है वो क्या करता है, वो इस रास्ते का क्या करता है, निर्माण करता है। ये वो रास्ता है जिस रास्ते से क्या होता है बताओ, मंडी तक किसान अपनी उपज को लेकर के जाता है। क्लियर है ना? ये सड़क मार्ग का निर्माण किया जाता है। नॉट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट आगे समझिए। हमारा जो अगला ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आप समझ लेंगे। राजस्थान पर्यटन विकास निगम। राजस्थान पर्यटन विकास निगम 1979 जयपुर। और एक और है जिसको आप नोट करेंगे, वो कौन सा है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आप यहां पर नोट कर सकते हैं। और अगला आप यहां पर नोट करेंगे राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम या विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, सन 2000 में स्थापित किया गया। कहां, जयपुर। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, आपके स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हो गए जहां आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो कॉमन ही है, ज्यादातर कहां पर है बताओ, जयपुर में है। इसमें दो बात, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसे स्थापित कब किया गया, वो समय। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पूछ लिया जाता है आपसे, तो इसमें पूछेंगे कैसे, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य यानी राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया उपक्रम है। तो केंद्र सरकार के भी उपक्रम होंगे, राज्य सरकार का भी होगा, तो आपको उसे बताना है ना। एक होगा तो एक, या तीन होंगे तो तीन, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से आपको उसका आंसर देना होता है। क्लियर है बच्चों? आइए हम आगे की बात कर लेते हैं। आगे की कहानी मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
बताएंगे औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति की बात करते हैं तो समझना यहां पर बच्चों, राजस्थान राज्य में औद्योगिक नीति की अगर चर्चा करें तो अब तक कुल औद्योगिक नीति जो बनी है वो कितनी है बताओ, इनकी संख्या 5। और इन 5 औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत आपसे पूछा जाए सरकार, तो यहां बताएंगे 5 में से 4 औद्योगिक नीति है वो किसके शासनकाल में बनी है, जब सीएम कौन थे बताओ, भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। बाकी की एक जो औद्योगिक नीति है ये किसके शासनकाल में बनी है बताओ, ये है आपके अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। और ये वाली नीति ही क्या है बताओ, नवीनतम नीति मानी जाती है। नवीनतम औद्योगिक नीति। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर हम चर्चा करें इन 5 औद्योगिक नीतियों के माध्यम से सरकार ने क्या टारगेट रखा है, तो सरकारी प्रयास है। सरकारी प्रयासों में आपने देखा कि सरकार के द्वारा स्थापित किए गए उपक्रम, जिनमें से सरकारी में केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के। अब जब हमें औद्योगिक विकास करना है तो भैया बिना नीति के कैसे करेंगे, नीति भी तो होना जरूरी है। हमारे पास पूरी स्ट्रेटेजी, हमारे पास पूरी प्लानिंग होना जरूरी है। इसके लिए क्या किया, राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक नीति बनाया जाना स्टार्ट किया गया, जिनमें से अब तक की कुल टोटल औद्योगिक नीति जो बनी है वो कितनी है, 5 औद्योगिक नीति बनी है। 4 भैरव सिंह शेखावत के शासनकाल में और एक कौन किसके शासनकाल में बताओ, आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासनकाल में। सबको पढ़ेंगे। औद्योगिक नीति एक एक के बारे में एक एक दो दो लाइन बताते हुए चलेंगे और उसका समय काल भी बताते चलेंगे। ठीक है बच्चों, आ जाओ। पॉइंट फर्स्ट, प्रथम औद्योगिक नीति। प्रथम औद्योगिक नीति जो थी इसके अंतर्गत क्या प्रावधान था, तो बताएंगे। पहला पॉइंट, इस औद्योगिक नीति को 24 जून 1978 को क्या किया गया, शुरू किया गया। दूसरा पॉइंट, इस औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य बता देंगे। अगर इसके उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं तो इसके उद्देश्यों में पहला उद्देश्य रोजगार उन्मुख, रोजगार उन्मुख उद्योगों की स्थापना। रोजगार उन्मुख उद्योग की स्थापना करना। और जब ऐसा करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, रोजगार सृजन को बल प्रदान करना, ये तो इसके अंतर्गत हो ही जाएगा। रोजगार उन्मुख, और रोजगार उन्मुख की अगर चर्चा करते हैं तो कैसे कैसे होगा बता देंगे। ऐसे कौन से होते हैं जिसमें खादी उद्योग, ठीक है, ग्राम उद्योग, हस्तकला उद्योग, इत्यादि का विकास करना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और ऐसा करके काम क्या करना है, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
तो ये आपकी प्रथम औद्योगिक नीति हो गई। नोट करेंगे अच्छी तरीके से, क्लियर है। यानी कि प्रथम औद्योगिक नीति के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किया गया, वो उद्देश्य क्या था कि भाई राज्य औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, ये बात हम जानते हैं। तो उसके विकास के लिए क्या काम किया गया कि नीचे से विकास होना जरूरी है। यानी कि सबसे ज्यादा आबादी कहां रहती है? ग्रामीण क्षेत्र में। और जब ग्रामीण क्षेत्र में है तो उस आबादी के लिए आय का स्रोत, आय का स्रोत कैसे क्रिएट होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए वहां पर उद्योगों की स्थापना की जाना चाहिए। लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि कोई भी कंपनी, कोई भी जो औद्योगिक संगठन होता है, कोई भी औद्योगिक चीज होती है, वो शहरी क्षेत्र में अपने उद्योग की स्थापना करने के लिए क्या होती है? प्राथमिकता देती है। ग्रामीण क्षेत्र में नहीं देती। क्यों? क्योंकि वहां पर उद्योग की स्थापना के लिए आधारभूत संरचना विकास जो होता है उसकी कमी पाई जाती है। आधारभूत संरचना विकास का मतलब होता है ऊर्जा की आवश्यकता, कनेक्टिविटी के लिए रोड की कनेक्टिविटी, सुरक्षा की आवश्यकता, प्लस कच्चे माल की उपलब्धता। तो कई सारी आधारभूत संरचनाएं जो होती हैं वहां पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती, लेकिन इन सारी चीजों के लिए शहरी क्षेत्र में उपलब्धता अच्छी होती है। इसलिए शहर और उसके आसपास का क्षेत्र जो होता है वो औद्योगिकरण में बदल जाता है। लेकिन इससे एक नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि शहरी क्षेत्र में तो उद्योग बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र से पिछड़ा हुआ रहता है। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच में असंतुलन उत्पन्न होता है। शहर में रहने वाला जो लोग व्यक्ति होता है उससे रोजगार बड़ी आसानी से मिल जाता है, बट ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें रोजगार आसानी से नहीं मिल पाता है। इसलिए इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसलिए प्रथम औद्योगिक नीति के माध्यम से जो उद्देश्य निर्धारित किया गया, वो उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया था? वो ये किया था कि रोजगार उन्मुख उद्योग की स्थापना करना और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच में जो असंतुलन है वो दूर हो जाएगा। कब? जब हम खाद्य उद्योग, ग्राम उद्योग, हस्तकला उद्योग करेंगे। और आप जानते हैं इसके लिए विशेष योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती। और आप ये भी जानते हैं, मैं उद्योगों के प्रकार में आपको बता भी चुका हूं कि इन उद्योगों में परिवार के लोग और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग उसमें क्या होते हैं? नियोजित होते हैं और उन्हें बाहर पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस कारण से खाद्य उद्योग, ग्राम उद्योग, हस्तकला उद्योग के विकास करते हम क्षेत्रीय असंतुलन को दूर कर सकते हैं। तो ये सरकार का क्या रहा बताओ? उद्देश्य रहा। मैं समझता हूं आपको पहली औद्योगिक नीति क्लियर हो गई। अब उधर थोड़ा स्पेस कम है, मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूं। ओके, आइए बात करते हैं दूसरी औद्योगिक नीति। दूसरी औद्योगिक नीति पर अब हम चर्चा करें तो यहां पर आप बता देंगे। पहला पॉइंट कि दूसरी औद्योगिक नीति को लागू किया गया अप्रैल 1991 में। इसका उद्देश्य क्या रखा गया? उद्देश्य ध्यान में रखना, इसका उद्देश्य था खनन एवं कृषि क्षेत्र विकास। कृषि क्षेत्र विकास, इज दैट क्लियर? पहला पॉइंट। जब ऐसा है तो इसके लिए रोजगार सृजन को क्या देना? प्रोत्साहन देना। रोजगार सृजन को प्रोत्साहन प्रदान करना। थर्ड पॉइंट, तीव्र औद्योगिकीकरण करना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस प्रकार से दूसरी औद्योगिक नीति जो थी, उस दूसरी औद्योगिक नीति को 1 अप्रैल 1991 को शुरू किया गया और इसका उद्देश्य जो रखा गया तो ग्रामीण क्षेत्र में खनन, माइन से संबंधित उत्खनन और कृषि क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया और अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करने पर फोकस किया गया। लेकिन यहीं पर इस दूसरी औद्योगिक नीति में इस बात की विशेष रूप से जरूरत महसूस होने लगी कि बिना औद्योगिकीकरण के ये संभव नहीं है। इसलिए राज्य के अंतर्गत बहुत तीव्र गति से
औद्योगिकरण होना जरूरी है। लेकिन जब ये तीव्र गति से औद्योगिकरण करना है तो कैसे पॉसिबल है? इसका एहसास सरकार को बाद में हुआ। सरकार को बाद में कैसे एहसास हुआ? उन्हें लगा कि औद्योगिकरण के लिए पूंजी चाहिए ना, पैसा चाहिए, है ना। राज्य ने देखा कि तीव्र औद्योगिकरण का लक्ष्य तो रखा है, लेकिन औद्योगिकरण बिना पैसे कैसे होगा? पूंजी तो है ही नहीं। ऐसी स्थिति में सरकार को इस बात का एहसास हुआ कि बिना निजी क्षेत्र के सहयोग के हम तीव्र औद्योगिकरण राज्य के अंतर्गत नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। इसलिए अगली जो औद्योगिक नीति आती है उसमें निजी क्षेत्र के सहयोग को प्रमुख रूप से क्या किया गया? चिन्हित किया गया। और उसमें तीव्र औद्योगिकरण के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान किया गया कि ज्यादा से ज्यादा निजी क्षेत्र उसमें क्या करे? इन्वेस्टमेंट करे और अपनी पूंजी और तकनीकी का क्या करें? निवेश करें। तो अगली औद्योगिक नीति की बात करते हैं तो यहां पर आप समझेंगे। नेक्स्ट, तीसरी औद्योगिक नीति। अगर हम तीसरी औद्योगिक नीति की चर्चा करें तो यहां पर आप बताएंगे पॉइंट फर्स्ट, (1994) और इसका जो लक्ष्य रखा गया यानी कि इसका उद्देश्य वो क्या था बच्चों? जो मैंने अभी बताया उद्देश्य जो था वो उद्देश्य आप यहां पर बता देंगे। तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करना। हो गया कि नहीं हो गया? ये इसका उद्देश्य रहा। नेक्स्ट, इससे अगली जो योजना है उसके बारे में समझिए। फोर्थ, औद्योगिक नीति। अगर हम चौथी औद्योगिक नीति की चर्चा करते हैं तो यहां पर आप बता देंगे इस नीति को लागू किया गया जून 1998 और इसका जो लक्ष्य रखा गया वो क्या रखा गया यानी कि उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य पर चर्चा करें तो यहां पर आप बता देंगे कि इस औद्योगिक नीति में जब ये देखा गया कि हमें निजी क्षेत्र की भागीदारी मिलेगी तो निजी क्षेत्र काम कहाँ करता है? निजी क्षेत्र का कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है, उसका स्वभाव होता है कि वो जहां भी पैसा खर्च करना चाहता है और वहां से वो रिटर्न चाहता है, मतलब लाभ चाहता है। क्लियर हुआ? और लाभ उसे कहां मिलेगा? जितना उससे इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न उसे मिलता है तो वो काम करता है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। तो सरकार ने देखा कि भाई राज्य में ऐसे उद्योगों पर बल दिया जाए जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता राज्य के अंदर पर्याप्त है, उसके लिए किसी अदर स्टेट पर वो निर्भर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उद्योगों का सिलेक्शन किया जाए, चुनाव किया जाए कि किस उद्योग का विकास राज्य के अंतर्गत बहुत अच्छा हो सकता है, उसके लिए हमें काम करना है। साथ ही उसके विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में राज्य में कच्चे माल की उपलब्धता है, अतः उसे प्राथमिकता देना। ऐसा उद्योग जिसके लिए कच्चे माल की उपलब्धता राज्य के अंदर नहीं है और उसके विकास के लिए अदर स्टेट पर हमें निर्भर रहना पड़ता है, तो ऐसे उद्योग को स्टैब्लिश करने के लिए सेकंड प्रायोरिटी में रखना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इससे क्या होगा कि जिस उद्योग को हम बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं उसको प्राथमिकता में रखते हुए उसमें सर्वोच्चता स्थापित करना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फर्स्ट पोजीशन की स्थिति में लाने का प्रयास करना, और बाकी का जहां पर हमारी निर्भरता कम है, अदर स्टेट पर ज्यादा है, तो ऐसे स्टेट को सेकेंडरी प्रायोरिटी में रखकर काम किया जाए, उद्योग वहां भी विकास किया जाए, और इस प्रकार से देश के अंदर राज्य के अंदर हमें उन उद्योगों के विकास पर विशेष फोकस करना है जिनके विकास की संभावना सबसे ज्यादा है। तो आपकी चौथी जो औद्योगिक नीति है इसके अंतर्गत इसका टारगेट रखा गया कि तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए
उद्योगों का क्या किया जाए, चयन किया जाए, और फिर क्या किया जाए, उद्योगों के चयन के आधार पर उद्योगों के विकास की सर्वोच्चता को क्या किया जाए, प्राप्त किया जाए। राइट, तो यहां पर इस बात को नोट कर देंगे आप, तो बता देंगे तीव्र औद्योगिकीकरण तीव्र औद्योगिकरण के लिए उद्योगों के चयन के आधार पर सर्वोच्चता प्राप्त करना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। ये आपकी कौन सी हो गई बताओ, फोर्थ औद्योगिक नीति हो गई, जिसके माध्यम से सरकार राज्य में औद्योगिक विकास पर फोकस करती है। नेक्स्ट, अगला, फिफ्थ औद्योगिक नीति। पांचवी औद्योगिक नीति, पांचवी औद्योगिक नीति की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहां पर पॉइंट वाइज आप बताएंगे। पहला पॉइंट क्या बताना है आपको, ध्यान से समझिए। फर्स्ट पॉइंट तो आपको इसमें यह बताना है कि ये औद्योगिक नीति जो थी इसकी शुरुआत कब हुई, तो बता देंगे 19 दिसंबर 2019 को। दूसरा पॉइंट इसमें यह बताएंगे, ये राज्य की नवीनतम औद्योगिक नीति है। राज्य की नवीनतम औद्योगिक नीति। थर्ड पॉइंट बता दीजिए। सॉरी बच्चों, अच्छा, राज्य की नवीनतम औद्योगिक नीति है। पांचवी औद्योगिक नीति में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, तो वो उद्देश्य बता देंगे आप। इसके उद्देश्य पर चर्चा करें तो थोड़ा सा इसमें डिटेल में आपको समझना है और समझाना भी है। पहला पॉइंट, राज्य में औद्योगिक आधारभूत संरचना का विकास करना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसका पहला उद्देश्य क्या रखा गया, ये नवीनतम औद्योगिक नीति के अंतर्गत इस बात पर फोकस किया गया कि भाई हम राज्य के अंदर औद्योगिक क्षेत्र में विकास चाहते हैं, तीव्र औद्योगिकीकरण चाहते हैं। इसके लिए उस उद्योग को विकसित करने पर हमारा फोकस सबसे ज्यादा रहेगा, जिसकी संभावना हमारे राज्य के अंदर सबसे ज्यादा विकसित होने की है। लेकिन बात तो यहां तक सही है, लेकिन कोई भी उद्योग तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसका आधारभूत संरचना विकास क्या ना हो, उन्नत ना हो। आधारभूत संरचना विकास के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, मैंने अभी जस्ट इससे पहले भी बताया था कि किसी भी उद्योग के विकास के लिए मुख्य रूप से प्रथम प्राथमिकता किसकी होती है, ऊर्जा की। आप सपोज करो कि आपने उद्योग की स्थापना कर दी, लेकिन आपके पास ऊर्जा की उपलब्धता नहीं है, तो आप उत्पादन उतना नहीं कर पाएंगे जितना कि आपकी क्षमता है। तो बताओ विकास कैसे होगा। दूसरी बात कि उद्योग की स्थापना जब होती है तो आप उत्पादन करेंगे, तो उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत है। जो कच्चा माल है वो कच्चा माल ऐसा तो नहीं कि जहां उद्योग लगा वहीं पर है, अरे कुछ ना कुछ दूरी पर होता है, राज्य के अंदर भी होता है, राज्य से अदर स्टेट के आसपास भी कहीं ना कहीं मिलता है। अच्छी बात है, तो उस कच्चे माल का उस औद्योगिक केंद्र तक पहुंचना भी तो जरूरी है। साथ ही साथ जब कच्चा माल पहुंच जाएगा तो आप तैयार माल बनाएंगे।
प्रोडक्शन करेंगे। तो वो उत्पादन जब आप कर रहे हैं तो वो उत्पादन कर किसके लिए है? बाजार में बेचने के लिए, ताकि आपको प्रॉफिट हो, और उस प्रॉफिट का आप और अधिक औद्योगिक उत्पादन में क्या करें? उपयोग करें। इसके लिए क्या जरूरी होता है कि भैया जो आपने उत्पादन किया है उसे बाजार तक पहुंचाना। तो कच्चे माल का आना और तैयार माल को बाजार तक क्या करना? पहुंच स्थापित करना। इसके लिए रोड कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी का उन्नत अवस्था में होना जरूरी है। ये आधारभूत संरचना में आता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? थर्ड पॉइंट में आप इसको भी जानते हैं कि इसके साथ साथ सिक्योरिटी, सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए। विदाउट सिक्योरिटी व्यवस्था के चीजें क्या हो जाती हैं? फेल हो जाती हैं। तो किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए कुछ बेसिक आधारभूत संरचना होती है जिसे डेवलप करना ही पड़ता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और आप जानते हैं इसके बिना कोई उद्योग क्या नहीं हो सकता? सफल नहीं हो सकता। तो हमने इस औद्योगिक नीति में इस बात को किया कि हम तीव्र औद्योगिकरण करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए औद्योगिक आधारभूत संरचना का विकास करना पड़ेगा, इसलिए ये प्रथम उद्देश्य में रखा। दूसरा, औद्योगिक आधारभूत संरचना, जब हमारे पास इस तरह की व्यवस्था होगी तो इसका दूसरा उद्देश्य क्या रखा? कि राज्य को विनिर्माण, राज्य को विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करना। राज्य को विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करना, मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है ना? अच्छा, थर्ड पॉइंट यहां पर बताएंगे, जब ये काम करेंगे तो अधिक से अधिक रोजगार सृजन को क्या देना? प्रोत्साहन प्रदान करना। रोजगार सृजन को प्रोत्साहन। क्लियर हो गया? और रोजगार सृजन कब मिलेगा? किसी व्यक्ति को रोजगार कब मिलता है? बताओ, सोचो जरा। किसी भी व्यक्ति को रोजगार तब मिलता है मेरे बच्चों जब उसमें रोजगार प्राप्त करने की योग्यता होती है। जिस व्यक्ति में रोजगार प्राप्त करने की योग्यता नहीं होगी उसे रोजगार नहीं मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का रोजगार चाहता है, क्योंकि रोजगार के लिए डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। अब उनमें उसे रोजगार चाहिए तो उससे संबंधित उसके पास में योग्यता का होना जरूरी है। सपोज दैट मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी कि मेरे पास में इकोनॉमिक्स पढ़ाने की योग्यता है। तो अगर मुझे ऑप्शन मिलता है, मुझे अगर जॉब चाहिए, मुझे अगर नौकरी चाहिए, तो मैं कह सकता हूं ना भैया कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाना जानता हूं, मुझसे पढ़वा लो, बोलो, तो मुझे जॉब मिल जाएगा। लेकिन सपोज करो कि अगर मेरे पास ये योग्यता नहीं है तो कोई मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़वाएगा? ना मुझसे कोई पढ़वाएगा, ना मुझसे कोई पढ़ेगा, तो मुझे जॉब मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? वहीं अगर सपोज करो कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाना जानता हूं और मुझसे कहा जाए कि भैया ऐसा करो, क्या है कि मेरे इस बच्चे का सर फूट गया है, क्या करूं? चलो इसकी मरहम पट्टी करो। मुझसे कुछ आता ही नहीं, तो उसकी मरहम पट्टी क्या करूंगा? उसे जल्दी से मोक्ष प्राप्ति की तरफ भेज दूंगा मैं, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि रोजगार भी तभी मिलता है कि जिस रोजगार को आप प्राप्त करना चाहते हैं उससे संबंधित आपके पास योग्यता का होना जरूरी है, और रोजगार के जितने भी सेक्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपके पास योग्यता होना जरूरी है। और जब आप उसे इस लेवल पर काम करते हैं कि उसकी योग्यता दें, इसी को कहते हैं मानव संसाधन। हम मानव हैं, तो मानव संसाधन का उन्नत होना, मानव संसाधन का विकास करना, क्योंकि जितना मानव संसाधन का हम विकास करेंगे वो उतना ही योग्य होगा, और जो जितना योग्य होगा वो उतना ही रोजगार प्राप्त करने में क्या होगा? सफल होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो चीज आप समझ गए होंगे। ओके, तो इसका मतलब अगला पॉइंट आप यहां पर नोट करेंगे। इसका अगला पॉइंट क्या है? मानव संसाधन का विकास करना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति। फोर पॉइंट ओ का विकास करना। औद्योगिक क्रांति 4.0 का विकास करना।
इसका मतलब ये हो गया, औद्योगिक क्रांति 4.0 का मतलब हो गया डिजिटलाइजेशन, तकनीकी तौर पर 21वीं सदी के अंतर्गत इससे संबंधित चीजों को क्या करना, डेवलप करना, तकनीकी विकास करना, इस पर फोकस करना। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो जो आपकी पांचवी औद्योगिक नीति है, इस पांचवी औद्योगिक नीति के ये लक्ष्य निर्धारित किए गए, उद्देश्य निर्धारित किए गए। लेकिन भैया ये सब कुछ प्राप्त करना है तो कहने से प्राप्त थोड़ी ना होगा। बोलो, कोई चीज कहने से प्राप्त होती है क्या? नहीं जी। इसके लिए क्या होना चाहिए? ग्रास रूट लेवल की स्ट्रेटेजी का होना जरूरी है। हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक रणनीति का होना जरूरी है। और वो रोड मैप अगर आपके पास अच्छा है, सटीक है और अच्छी तरीके से आप उसका अनुपालन करते हैं तो संभावना है कि आप उस पद पर पहुंच जाएं। इज दैट क्लियर और नॉट? इसलिए किसी भी लक्ष्य को जब आप निर्धारित करते हो तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के पास लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? उपयुक्त रणनीति का होना जरूरी है। तो इन लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है, तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए फिर प्रावधान क्या है? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट, इसी नीति के अंतर्गत आप इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और ये बताएंगे इस नीति का प्रावधान। नोट करेंगे मेरे बच्चों। प्रावधान पर अगर हम चर्चा करते हैं तो यहां पर समझिए, पहला पहला प्रावधान क्या है कि जो पिछड़ा क्षेत्र है वहां पर कम दरों पर भूमि आवंटन सुनिश्चित करना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, हर कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है शहरी क्षेत्र में, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो भूमि प्राप्त होती है वो भूमि की कीमत क्या होती है? ज्यादा होती है। सरकार ने उद्देश्य निर्धारित किया कि जो असंतुलन है उसे संतुलन में बदलना है। हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए, पिछड़े हुए क्षेत्रों में होने चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो औद्योगिक इकाई हैं उनके लिए उन पिछड़े क्षेत्रों में कम दरों पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ताकि वहां पर भूमि खरीद सकें, भूमि ले सकें और वहां पर उद्योग की स्थापना कर सकें। साथ ही स्टार्टअप बात करेंगे, है ना? तो स्टार्टअप के विकास के लिए स्टार्टअप नीति का क्या करना? निर्माण करना। ठीक है ना? न्यू स्टार्टअप हो गया। अब अगर हम बात करें किसके लिए, कि जब ऐसा है तो इसके साथ साथ अनुसूचित जाति उद्योग, अनुसूचित जनजाति उद्योग, महिला उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग जिसे कहते हैं कुटीर उद्योग, फुटकर व्यापारी उद्योग और स्वयं सहायता समूह उद्योग इत्यादि, ये जितने भी ग्रास रूट लेवल के उद्योग हैं इनका क्या करना? विकास करना, इन्हें विकसित करना, इन्हें अवसर प्रदान करना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और मैंने आपको एक रिफाइनरी पढ़ाई थी, याद करो। HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम था जिसका नाम मैंने बताया था पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी पचपतरा बाड़मेर। तो जो पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी जो स्थापित की गई है उसके आसपास औद्योगिक टाउनशिप का क्या करना? विकास करना, ताकि उस एरिया में उन चीजों को, आधारभूत चीजों को उपलब्ध कराया जा सके और वहां पर रोजगार उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वो लचीली होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि उद्योग तो आना चाहता है, उद्योग लगना चाहता है, बट सरकार उसके लिए भूमि उपलब्ध नहीं करवा पाती, अधिग्रहण नहीं हो पाता, है ना? तो केंद्र सरकार बाहर से देशी विदेशी कंपनियां आती हैं स्टेट के अंदर, तो पता चलता वो लगाना तो चाहती हैं बट आपने उसे दिया नहीं, पड़ोसी स्टेट ने कह दिया मेरे पास आओ मैं देता हूं, पता चला वहां चले गए। इससे क्या हो गया? राज्य के अंदर जो औद्योगिक इकाई लगनी थी वो पड़ोस के राज्य में चली गई। इसका मतलब भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया वो बहुत लचीली बनाई जानी चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और एक अंतिम पॉइंट इसमें यह भी है कि निजी क्षेत्र के सहयोग से ट्रिपल P मॉडल के आधार पर औद्योगिक पार्कों की क्या करना? स्थापना करना। अगर हम इतना सब कुछ प्रावधान करते हैं तो जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं निश्चित रूप से हम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। मेरे बच्चों, क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है मेरे बच्चों, तो आप जितना समझाए उतना नोट कर दो। तो बताइए पॉइंट वाइज क्या बताएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट बता दीजिए, पिछड़े क्षेत्रों में पिछड़े क्षेत्रों में कम दरों पर भूमि आवंटन। दूसरा पॉइंट बता देंगे,
दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे, इसमें बताना है एमएसएमई, लघु उद्योग जो होते हैं, कि जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना, क्योंकि क्वालिटी बढ़ती है तो उसकी मांग बढ़ती है, और उसकी मांग बढ़ेगी तो क्या होगा बताओ, निर्यात बढ़ेगा, और जब निर्यात बढ़ेगा तो फिर उसका उत्पादन भी बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन भी तो बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए एमएसएमई, लघु उद्योगों की गुणवत्ता में क्या करना, सुधार करना। नेक्स्ट बताएंगे, स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप के लिए नवीन स्टार्टअप नीति का निर्माण करना। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बता देंगे, यहां बताएंगे अनुसूचित जाति उद्योग, अनुसूचित जनजाति उद्योग, महिला उद्योग, महिला उद्योग। नेक्स्ट कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग। नेक्स्ट फुटकर व्यापारी उद्योग, फुटकर व्यापारी उद्योग, फुटकर व्यापारी उद्योग। नेक्स्ट अगला क्या बताएंगे, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप उद्योग इत्यादि का विकास करना, इत्यादि का विकास करना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या बताएंगे, यहां आपको यह बताना है पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी के आसपास औद्योगिक टाउनशिप, औद्योगिक टाउनशिप। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, परेशान ना हो बच्चों, मैं देखता हूं यहां से। ओके, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी के आसपास औद्योगिक टाउनशिप का विकास करना, औद्योगिक टाउनशिप का विकास करना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बता देंगे आप, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, क्या हो रहा है आज इसमें, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लचीला बनाना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट अगला पॉइंट यहां पर बताएंगे, निजी क्षेत्र के सहयोग से निजी क्षेत्र के सहयोग से ट्रिपल मॉडल के आधार पर औद्योगिक पार्क की स्थापना करना।
औद्योगिक पार्क की स्थापना करना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ट्रिपल पी मॉडल समझते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक मतलब सरकार, प्राइवेट मतलब निजी, पार्टनरशिप मतलब भागीदारी। यानी कि सरकारी निजी भागीदारी के आधार पर, यानी कि कुछ सरकार काम करे, कुछ निजी क्षेत्र काम करे, और दोनों मिलकर के जब काम करते हैं तो इसी मॉडल को कहते हैं ट्रिपल पी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इससे औद्योगिक पार्क की स्थापना, औद्योगिक पार्क का मतलब होता है कि बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, लगभग इसमें यह देखा जाता है 100 एकड़ के आसपास जमीन होती है जहां पर उत्पादन कार्य को शुरू किया जाता है आधारभूत संरचना के विकास के साथ में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये सारी चीजें होती हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस औद्योगिक नीति के माध्यम से इस चीज पर फोकस किया गया है कि राज्य को किस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन राजस्थान औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, पैसा चाहिए ना भाई, जब हमें विकास करना है तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। जब हम निजी क्षेत्र की बात करते हैं, चाहे निजी क्षेत्र देशी हो या विदेशी हो, तो उसे प्रोत्साहन योजना भी होती है जिसे देखते हैं रिप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान राज्य निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो हमने नीति बनाई, योजना बनाई है, अब तक कितनी हो चुकी है, ठीक है ना, और कब कब इस नीतियों को लागू किया गया। तो अब हमारा अगला टारगेट क्या रहेगा? रिप्स। ठीक है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की हम चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। रिप्स, अगर हम बात करें इसकी तो बहुत सिंपल है। अब तक कितनी हुई है? 5 हुई हैं, और वो 5 कब कब हुई हैं उनके बारे में आप यहां पर बता देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर आप बताइए। चलो, प्रथम जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना थी वो बता देंगे। दो हजार तीन। दूसरी, 2010। तीसरी, अक्टूबर 2014। फोर्थ, दिसंबर 2019। और फिफ्थ, अक्टूबर 2022। और ये क्या है बताओ? नवीनतम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डेट याद रखना, नोट कीजिए इस चीज को। इज दैट क्लियर और नोट? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, रिप्स। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे किस पर, कि राजस्थान के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र का स्टडी हम करते हैं दो भागों में। सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड इंडस्ट्रियल पार्क। दोनों की स्टडी कंप्लीट होती है, औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। यानी कि दोनों सेम ही सेम है। पार्क का मतलब होता है, इस औद्योगिक पार्क या सेज का मतलब होता है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों की स्थापना करना, और उनके लिए आधारभूत संरचना विकास का करना, विकास करना, डेवलपमेंट करना। तो कैसे होता है, क्या होता है, सेज का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, तो वो मतलब समझेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट आइए।
औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसकी स्टडी हम दो भागों में करेंगे। पहला शेष, दूसरा औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क। सेज को लेकर के आप सोच रहे होंगे ये क्या है, इसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हिंदी में कहते हैं इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र, क्लियर है? तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी विशेष आर्थिक क्षेत्र। ओके, तो पहले पढ़ते हैं हम कि विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। सेज समझिए, सेज का उद्देश्य क्या होता है? राज्य में निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करना या निर्यात को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना कब क्यों की जाती है? क्योंकि ताकि राज्य से निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। तो पहला पॉइंट, इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना। पॉइंट फर्स्ट। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आप यहां पर बता सकते हैं। क्या बताएंगे? राज्य की सीमा के अंदर, राज्य की सीमा के अंदर वह औद्योगिक क्षेत्र जिस पर सामान्य कानून लागू नहीं होता, जिस पर देश का सामान्य कानून लागू नहीं होता। कहेंगे भाई देश पर सामान्य कानून लागू क्यों नहीं होता? अरे भैया देखो, अगर आप से क्षेत्र जहां पर घोषित किया गया है उससे बाहर अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, कोई उद्योग करना चाहते हो, पहला पॉइंट, और एक व्यक्ति वो है जो से क्षेत्र में अपना क्या है औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना चाहता है, दोनों के लिए सरकार की जो नीति होगी वो अलग अलग होगी। सेज का उद्देश्य होता है रियायती दरों पर, या सेज क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए कुछ छूट का प्रावधान होता है। छूट का प्रावधान कैसे होता है? सपोज दैट कि जो औद्योगिक इकाई सेज क्षेत्र में लगाई गई है, सरकार ने कहा कि भैया अगर आप इस क्षेत्र में करेंगे तो हम आपको वेल प्रिपेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, रोड की कनेक्टिविटी, लाइट की व्यवस्था, पानी की उपलब्धता, सिक्योरिटी, सब कुछ देंगे। ओके, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि इसके बिना तो कोई उद्योग डेवलप होगा ही नहीं। सरकार फिर कहती है कि इसके साथ साथ हम आपको और भी सुविधाएं देंगे। क्या सुविधाएं? जैसे कि मान लीजिए आप इस क्षेत्र में औद्योगिक इकाई लगाते हो तो जो से उत्पादन होगा, क्लियर हुआ, उस पर जो हम टैक्स लेंगे वो टैक्स का परसेंटेज आपसे कम लिया जाएगा, और इस औद्योगिक क्षेत्र से बाहर कहीं पर उद्योग होता है सेम वही, तो उस पर टैक्स का लेवल कुछ ज्यादा होगा, इन टैक्स में रियायत। और कभी कभी तो सरकार ये कह देती है कि एक निश्चित समय तक हम आपसे टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स लेंगे ही नहीं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आज समझ में? बहुत अच्छा। जब ऐसा होता है, साथ ही साथ वहां पर सारी बेसिक आधारभूत क्या होती हैं, चीज सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, जैसे हॉस्पिटल, जैसे स्कूल, क्योंकि वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं तो उनके लिए बेसिक चीजें का होना बहुत जरूरी होता है। अब अगर ऐसी व्यवस्था है तो सोचो, मान लीजिए ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा है तो ऊर्जा के मामले कह दिया कि मान लीजिए सपोज करो 27 रुपए प्रति यूनिट के आधार पर कॉमर्शियल रेट है आपकी। सरकार ने कह दिया कि जो भी इस से क्षेत्र में डेवलपमेंट करेगा, जो भी इकाई लगाएगा, हम उसे 10 रुपए की छूट देंगे पर यूनिट, यानी 17 रुपए पर यूनिट के आधार पर वसूल करेंगे। जबकि बाहर कितनी ली जा रही है बताओ? 27 रुपए पर यूनिट। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं मैं।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारी चीजें हैं सरकार की, तो ये क्या है, वो सामान्य कानून जिस क्षेत्र में लागू नहीं हो रहा है जो पूरे देश में हो रहा है, अदर सेक्टर में हो रहा है। लेकिन सरकार ऐसा कर क्यों रही है भाई, क्या कारण है? ताकि सरकार ये चाहती है कि निजी क्षेत्र जो देश का है और विदेशी है वो आकर्षित हो और उस क्षेत्र में क्या करे बताओ, औद्योगिक इकाई स्थापित करे और उत्पादन बढ़ाए। और सरकार का तो आप जानते ही हैं, सुविधा देती है तो क्या करती है, खर्चा करती है, लेकिन अपने खर्चे को निकालना भी जानती है ना? बात समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें होती है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जियो ने पहले क्या दिया था, कनेक्शन फ्री, नेट फ्री रहेगा, है ना? तो एक दौर गुजरा था, दौर ऐसा था कि लोग सिर्फ बात ही करते रहते थे, आज भी वो जारी है, टेंशन फ्री, आदत डाल दी ना। उसके बाद धीरे से एक पैकेज बढ़ा दिया, 49 रुपीज, फिर 99 रुपीज, 139 रुपीज, और आप देख रहे हैं आज का रिचार्ज का लेवल कितना हो गया। इसका मतलब ये होता है कि पहले चीजों की जरूरत पैदा की जाती है और जब हैबिचुअल हो जाते हैं तो फिर उसका प्रॉफिट भी लिया जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो शेष क्षेत्र का आपने मतलब समझ लिया। तो शेष क्षेत्र क्या होता है, क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि जो शेष क्षेत्र है इसके लिए शेष जो है, अब इसको विकसित करना है तो इसके लिए पूरी रोड मैप होना जरूरी है ना, क्लियर है? तो सेज नीति, और उस नीति के अंतर्गत सेज अधिनियम, दोनों की डेट याद रखना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात करते हैं सेज नीति कब आई, सरकार द्वारा 13 मार्च 2003 को, और सेज अधिनियम लाया गया 6 अप्रैल 2015 को। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो प्रॉपर रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम, है ना? नेक्स्ट, आगे बढ़ो। अब हमें इस बात पर चर्चा करनी है कि राज्य के अंदर कार्यरत सेज क्षेत्र क्या है, कितने हैं। तो इनको हम दो भागों में वर्गीकृत करेंगे मेरे बच्चों। पहला कौन सा वर्गीकृत होगा, पहला होगा आपका सरकारी क्षेत्र, जिसे कहते हैं रीको के द्वारा, मैन ऑर्गेनाइजेशन, आगे पढ़ाऊंगा वित्तीय ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा क्या है, निजी क्षेत्र। तो आइए हम राज्य में कार्यरत शेष क्षेत्र, राज्य में कार्यरत शेष क्षेत्र की बात करते हैं तो यहां पर आप बता देंगे दो हो जाएंगे। सरकारी, सरकारी का मतलब आ जाएगा रिको द्वारा डेवलप, और कौन सा, निजी शेष। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा भाई, सरकारी क्षेत्र की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहां पर आप बताएंगे और बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। वो क्या है, दो। पहला, सीतापुरा फर्स्ट, ठीक है ना, सेज। क्लियर है कि नहीं? किससे संबंधित है, जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी से। दूसरा, सीतापुरा सेकंड, सेज। ये भी किससे है बताओ, जेम्स एंड ज्वेलरी। और ये दोनों के दोनों कहां पर है बताओ, सीतापुरा कहां है, जयपुर। अब अगर हम बात करें निजी क्षेत्र में, तो निजी क्षेत्र में कौन था है, महिंद्रा, महिंद्रा सेज फर्स्ट, महिंद्रा सेज सेकंड,
महिंद्रा सेज थर्ड। ठीक है, तीनों की तीनों कहां? जयपुर। और ये बता देंगे वर्ल्ड सिटी जयपुर, ये भी कहां? जयपुर, ये भी जयपुर। इसका संबंध बता देंगे आप, इसका किससे है? आईटी सेक्टर से। ये क्या है? इंजीनियरिंग उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स। और ये हैंडीक्राफ्ट, इसका मतलब होता है हस्तशिल्प। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो तीन आपके कौन से हो गए बताओ? निजी क्षेत्र के। और दो किससे हो गए बताओ? रिको द्वारा डेवलप किए गए। दैट क्लियर और नॉट? अब देखो, एक चीज मैं आपको एक बताना चाहता हूं। राजस्थान राज्य में पहला सेज क्षेत्र जिसे घोषित किया गया वो कौन सा था बताओ? बोरानाडा, जोधपुर, जिसकी मान्यता को अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात करते हैं किसकी? कि प्रस्तावित सेज क्षेत्र। प्रस्तावित क्षेत्र की हम चर्चा करते हैं तो प्रस्तावित क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं उस पर हम चर्चा कर लेंगे। आइए, राज्य में प्रथम सेज क्षेत्र बोरानाडा, जोधपुर। वर्तमान में इसकी सदस्य क्या है? इसकी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में समाप्त है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट बता देंगे कि राज्य में प्रथम सेज हो गया। प्रस्तावित सेज की बात कर लेते हैं। राज्य में प्रस्तावित सेज क्षेत्र, राज्य में प्रस्तावित सेज क्षेत्र की अगर हम चर्चा करें तो यहां पर आप बता देंगे, क्या बताना है आपको? आइए, पहला सोमनी, सेज, वाटिका सेज, सोमनी वाटिका, महिंद्रा सेज, जैनपेक्ट सेज, आरएनबी सेज। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन भी आप बता सकते हैं। ये कहां है? अलवर। बाकी के ये कहां जाएंगे बताओ? जयपुर। ये भी कहां है बताओ? जयपुर। जयपुर। आरएनबी कहां होगा बताओ? बीकानेर। हो गया कि नहीं हो गया? नोट इट, अच्छे से नोट करो इसको। सॉरी बच्चों। हाँ भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। और यहां पर आकर के आपके सेज से रिलेटेड जितने थे, तो राज्य में सेज क्षेत्र क्या है, सेज की डेफिनेशन क्या है, सेज नीति, सेज अधिनियम, ठीक है ना, रिको द्वारा डेवलप, निजी क्षेत्र के द्वारा डेवलप, प्रस्तावित क्या है, वो सब आपने पढ़ लिया। अगली जब हमारी क्लास होगी ना, वो हम करेंगे औद्योगिक पार्कों, औद्योगिक पार्क और वित्तीय संगठन पर हमारी अगली क्लास करें। अगली क्लास होगी, आप समझते होंगे कि ये क्लास आज हम यहीं समाप्त करें। जब हमारी अगली क्लास होगी उन पर चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं आज की जो हमारी क्लास रही है, इस क्लास में सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से अपनी चीज़ को कवर किया होगा। मैं उम्मीद करता हूं सबकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।